एक पत्रकार और उसकी टीम एक महिला के घर पहुंचती है और उस महिला से कहा जाता है कि ये एक बड़े पत्रकार हैं, आपकी बेटी के साथ जो घटना घटित हुई थी उसके बारे में ये जानना चाहते हैं। अगर आप उस घटना के बारे में कुछ बताएंगे तो ये उसे अखबार में प्रकाशित करना चाहते हैं ताकि लोग उस घटना की सच्चाई को जान सके। कुछ समय के लिए महिला चुप रहती है और फिर कहती है कि 11 साल पहले अगर पुलिस, सीबीआई और सीआईडी अपना काम ईमानदारी और जिम्मेदारी से करती तो मेरी बेटी को 11 साल पहले ही न्याय मिल जाता। अब 11 साल बाद में आप मेरी बेटी की वो घटना जानकर उससे मेरी बेटी को क्या ही न्याय मिल जाएगा, उससे क्या ही कुछ बदल जाएगा। दरअसल यह घटना भी उसी धर्मस्थला स्थान की है जहाँ फिलहाल जो सुर्खियों में चल रहा है। एक नकाबपोश इंसान जिले के एसपी को पत्र लिखकर कहता है कि सर, मैंने अपने जो मैं एक सफाई कर्मचारी हूँ और नौकरी के जो उसका टाइम पीरियड था कि मैंने 19 साल के अंदर अपने हाथों से सैकड़ों लाशें दफनाई हैं। वो उस स्थान को चिन्हित करते हैं, उस इंसान की बातों में कितनी सच्चाई है। पुलिस उसे उस स्थान पर लेके जाती है जहाँ पर वो नकाबपोश इंसान 13 जगहों को चिन्हित करता है और उन 13 जगहों की चिन्हित की जगहों की खुदाई की जाती है पता करने के लिए कि उस नकाबपोश इंसान की बातों में कितनी सच्चाई है। दरअसल ये जो घटना है कर्नाटक प्रदेश का एक जिला लगता है दक्षिण कन्नड़, और दक्षिण कन्नड़ का ही एक गांव लगता है उज्जेरी गांव। दरअसल यही की ये सच्ची घटना है जहाँ पर 17 साल की एक लड़की होती है जिसका नाम होता है सौजन्या। सौजन्या एक कॉलेज में पढ़ाई किया करती है और उस कॉलेज का नाम होता है एसडीएम कॉलेज, जो उसके घर से करीबन 3 किलोमीटर दूर होता है और ये उसी के गांव में उज्जैरी गांव में ही ये कॉलेज होता है। सौजन्या कॉलेज जो दिल्ली कॉलेज जाया करती है वो एक बस के द्वारा जाती है और शाम को उसी बस के द्वारा वापस अपने घर लौट आती है। उसका दिल्ली का यही रूटीन रहता है कि बस। दरअसल बात है 9 अक्टूबर 2012 की, जिस रोज सौजन्या कॉलेज तो जाती है लेकिन वापस लौट कर नहीं आती। सुबह सौजन्या की माँ खाना बनाते वक्त कहती है कि बेटा कुछ समय के लिए रुक जाओ, मैं अभी तुम्हारा खाना तैयार हो रहा है, तुम खाना खाकर ही कॉलेज जाना। लेकिन सौजन्या कॉलेज के लिए लेट हो रही थी, वो बिना कुछ कहे ही कॉलेज के लिए निकल जाती है। अब शाम को बेटी घर पर नहीं लौटती है तो माँ काफी इंतजार करने के बाद परेशान हो जाती है और उसके पिता को फोन करती है और कहती है कि आज बेटी घर पर नहीं लौटी है, मैंने काफी इंतजार कर लिया, काफी तलाश कर ली, बातचीत कर ली। पिता भी बेटी की बात सुनकर घर लौट आते हैं और सौजन्या की जो माँ होती है पूरे गांव में आस पड़ोसी से लोगों से पूछताछ करती है कि मेरी बेटी को आपने कहीं देखा है क्या। इस तरीके से मेरी बेटी कॉलेज गई थी, लौट कर नहीं आई। तो जब वो भी आसपास के लोग जो पड़ोसी होते हैं वो उस सौजन्या की माँ के साथ लग जाते हैं और सौजन्या को ढूंढने में उसकी मदद करते हैं। वहीं पे उसके एक मामा भी होते हैं सौजन्या के, जो एक होटल चलाते थे। वहाँ उस मामा के पास पहुंचते हैं लोग, गांव वाले। वहां से उनसे पूछा जाता है कि सौजन्या को देखा था क्या, सौजन्या घर पे नहीं लौटी है। तो मामा कहते हैं कि हाँ, मैंने बिल्कुल सौजन्या को देखा था कॉलेज से वापस लौटते वक्त, जब वो बस से उतरकर यहाँ रास्ते में जो एक रास्ता, बस से उतरने के बाद 15 मिनट का एक रास्ता पड़ता है सौजन्या के घर पहुंचने तक, उस रास्ते के अंदर उसके मामा से उसकी मुलाकात हुई थी। मामा कहता है बिल्कुल मैंने देखा था। तभी गांव के लगभग 300 लोग मिलकर सौजन्या को उस 3 किलोमीटर के दायरे में ढूंढने लगते हैं और पूरे 3 किलोमीटर के दायरे को छान मारते हैं। लेकिन शाम हो जाती है और सभी लोग धीरे थक थका के अपने घर लौटने लगते हैं। उसके बाद पूरे दिन उस दिन पूरे दिन बारिश हो रही थी और जब सभी थक के अपने घर लौटते हैं तो सौजन्या के माता पिता तब भी उसे ढूंढते रहते हैं। और उसके पिताजी वहीं जो बेलथागढ़ी एक पुलिस स्टेशन होता है वहां पर वो जाते हैं और अपनी बेटी के बारे में बताते हैं कि इस तरीके से मेरी बेटी कॉलेज गई थी, शाम को घर नहीं लौटी। उसकी गुमशुदगी की वो एफआईआर दर्ज करवाते हैं। ये एफआईआर रात को 10:30 बजे के आसपास दर्ज होती है और पूरी रात सौजन्या के माता पिता अपनी बेटी को ढूंढते रहते हैं। बेटी का कुछ अता पता नहीं लगता, लेकिन जैसे ही अगली सुबह 10 अक्टूबर 2012 फिर से लोग अपने घरों से निकलते हैं और उस बच्ची को उसी 3 किलोमीटर के दायरे में ढूंढने ढूंढने लगते हैं। गांव से लगभग 500 लोग उस बच्ची को ढूंढने में लग जाते हैं। एक बड़ी भीड़ पूरी तरीके से उस बच्ची को ढूंढती है। तभी एक व्यक्ति की नजर पड़ती है एक पेड़ के ऊपर, जहां पर एक लड़की नग्न अवस्था के अंदर
एक पेड़ से बंधी हुई है। जैसे ही लोग उसके पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि लड़की के कपड़े फटे हुए हैं, उसके गले पे निशान है, शरीर पे चोटों के निशान हैं। उसके प्राइवेट पार्ट के अंदर काफी जो गीली मिट्टी होती है उसको अंदर डाल दिया गया था ताकि अपने सबूत मिटाए जा सकें। इस इसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है और पुलिस वहां पहुंचती है और पुलिस बॉडी को अपनी हिरासत में लेती है और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। अगला दिन 11 अक्टूबर 2012 को 5 लोग एक व्यक्ति को घीसते हुए, घसीटते हुए, पीटते हुए लेकर आते हैं और उनमें से एक व्यक्ति कहता है कि यही वो इंसान है जिसने सौम्या के साथ कुछ गलत किया है और उसकी हत्या की है। इस व्यक्ति को दरअसल इन 5 लोगों ने ये जो धर्मस्थल मंजुनाथेश्वर मंदिर के बाहुबली द्वार होता है उसके पास वहाँ यहाँ सीढ़ियों में ये बैठा था। वहीं से इन 5 लोगों ने इस व्यक्ति को उठाया और वहीं से घसीटते हुए, पीटते हुए लेकर आ रहे हैं। जैसे ही ये बात गाँव के लोग सुनते हैं तो वो उसकी तरफ दौड़ते हैं और उस इंसान पे टूट पड़ते हैं उसको मारने के लिए। बुरी तरीके से उसको मारा जाता है, पीटा जाता है। तो मेडिकल रिपोर्ट आती है तो उसमें बताया जाता है उस इंसान के शरीर पे बड़े 17 घाव मिलते हैं और उस इंसान से पूछा जाता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो बताता है कि मेरा नाम संतोष राव है। और उसके जो पिता होते हैं वो रिटायर शिक्षक होते हैं और जो माँ लोक निर्माण विभाग में कर्मचारी पद से रिटायर हो चुकी है। इसके बाद उस जब ये सब बताता है वो उससे फिर से पूछा जाता है कि तुम क्या करते हो, तो वो बताता है कि मैं यहीं पास में एक होटल में काम करता हूँ। अब लोग देखते हैं कि उस इंसान का जो हुलिया है वो कुछ इस तरीके का रहता है कि ऐसे लगता है जैसे वो कुछ आधा पागल हो या फिर मेंटली कमजोर हो। लेकिन पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस मौके पे पहुंचती है। पुलिस को पकी पकाई खीर मिल चुकी थी, एक केस चल रहा था जिसके मतलब काफी जांच पड़ताल के लिए काफी दबाव पड़ रहा था। तब आरोपी भी उनको सामने ही दिखाई देता है, तो उस इंसान के हुलिये को देखते हुए और पुलिस अपना काम जिम्मेदारी से ना करे या जो भी उसको अपना केस क्लोज करना हो पुलिस को, तो उसी इंसान को पुलिस आरोपी समझकर उसे गिरफ्तार कर लेती है और उसे कोर्ट में पेश कर उसे जेल हो जाती है। लेकिन इसमें एक बड़ा खेल हुआ था कि जिस जगह लड़की की लाश मिलती है सौजन्या की, उस पेड़ के नीचे पिछली रात को गांव के काफी लोग उस जगह बार बार आकर देख चुके थे, वहां कोई लाश नहीं थी। लेकिन जैसे ही गांव के लोग अगली रोज सुबह वहां पर पहुंचते हैं तो वहां सौजन्या की लाश मिलती है। उसी दिन जिस रोज सौजन्या गायब हुई थी उस दिन पूरे दिन बारिश हुई थी। लेकिन जब सौजन्या पेड़ से बंधी हुई मिलती है तो जो उसके कपड़े होते हैं वो पूरी तरीके से सूखे होते हैं और उसका जो कॉलेज का बैग होता है वो भी बारिश में भीगा हुआ नहीं रहता। इन सभी चीजों को देखते हुए ये पता लगता है कि सौजन्या के साथ कहीं किसी और जगह गलत काम दुष्कर्म किया गया था, बलात्कार किया गया था। उसके बाद उसकी हत्या करके यहाँ पर रात को इस पेड़ के पास लाकर उसके उसको बांध दिया गया है। क्राइम सीन से सौजन्या का छाता और उसका एक जूता गायब रहता है। पुलिस ने उन्हें ढूंढने की कोई दिलचस्पी, कोई ईमानदारी से पुलिस काम नहीं करती है। और जो 5 लोग एक व्यक्ति को पीटते हुए, घसीटते हुए लेकर आए थे, उनसे भी पुलिस कोई पूछताछ नहीं करती है कि इस व्यक्ति को तुमने कैसे पकड़ा, इसके ऊपर किस तरीके से तुम्हें शक हुआ। कोई पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं। और जो पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट आती है उससे भी साफ, उसमें भी डॉक्टरों ने कोई दिलचस्पी नहीं ली। उससे भी साफ पता लगता है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होने के लिए जो एक स्पेशल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। वो पोस्टमार्टम साधारण तरीके से कर दिया जाता है। क्राइम सीन की भी बारीकी से कोई जांच नहीं होती है। वहां पर ना ही कोई डॉग स्क्वाड गया था, ना ही कोई फोरेंसिक टीम गई थी। और लड़की के जब लड़की की जो लाश होती है और जो पोस्टमार्टम होता है उसके अंदर एक चीज मिलती है, लड़की के जो नाखून होते हैं उसमें 2 व्यक्तियों के डीएनए, जो जिस जिस समय उसके साथ कोई जबरदस्ती कर रहा होगा, बदतमीजी की है, उसे मारने की कोशिश की है, तो उसके नाखूनों में उन 2 लोगों के जो खरोचने के बाद जो मांस मांस मान लो या कुछ भी जो डीएनए सैंपल मिलते हैं उनके बारे में भी कोई कुछ पता नहीं लगाया जाता। और ये जो डीएनए सैंपल संतोष से बिल्कुल भी मैच नहीं होते हैं। लेकिन उन 2 लोगों का जिनका डीएनए मिलता है उनके बारे में कोई पता नहीं लगाया जाता है और संतोष को ही एक आरोपी समझकर उसे ही अपना केस खत्म करने के लिए उसे ही आरोपी बना दिया जाता है।
पुलिस के द्वारा यह भी रिपोर्ट में आता है कि जो रास्ते में सीसीटीवी होते हैं, कैमरे लगे होते हैं, पुलिस उन्हें भी जांचने की कभी कोशिश नहीं की पुलिस ने। ये सब रिपोर्ट में बताया जाता है कि साथ में ये जो दो लोग होते हैं जिनके डीएनए लड़की के नाखूनों में मिले थे, उन्हें पुलिस ने कभी तलाशने की कोशिश नहीं की, और जो कातिल है वो भी आसानी से इस तरीके से फरार हो जाता है, बचकर निकल जाता है। इन सब बातों को देखते हुए लोगों को भी समझ में आने लगा था कि जिस व्यक्ति को आरोपी बनाकर जिसे सजा दी जा रही है, वो रियल में एक आरोपी नहीं है, बल्कि आरोपी कोई और है। इसी तरीके से में गुस्सा पनपता है और लोग सड़कों पर उतर जाते हैं। जब ये मामला काफी टूल पकड़ता है, काफी, तो सरकार के ऊपर एक दबाव सा बनता है और सरकार इस मामले को पुलिस पुलिस से लेकर सीआईडी को सौंप देती है। नवंबर 2012 की ये बात है। सीआईडी ने हालांकि इस केस के ऊपर जरूर कुछ पता करने की कोशिश की थी। सीआईडी जो सीसीटीवी कैमरे होते हैं उनको खंगालती है, उस उसको पता लगती है, सीआईडी को पता लगता है उनके द्वारा कि हाँ, जो लड़की थी उस रोज कॉलेज से वापस लौटी थी, लेकिन वो बस से उतरने के बाद रास्ते से कहीं गायब हुई है। और जो सौजन्या की एक दोस्त होती है, जानवी नाम की लड़की, वो भी बताती है कि 3:45 पे हम लोग बस के अंदर बैठे थे, और जब सौजन्या अपने जो उसका स्टॉपेज आता है वहां पे उतरती है, उस स्टॉपेज से सौजन्या का जो घर होता है वो पैदल चलकर उसके लिए 15 मिनट का समय लगता है। उस रास्ते के अंदर वो बीच में कहीं गायब हुई है स्टॉपेज पे। उसकी सहेली का कहना था कि यहाँ पे सौजन्या उतर जाती है, उसके बाद वो चली जाती है। उसके मामा का भी कहना था कि हाँ, मुझे रास्ते में सौजन्या मिली थी और मुझसे हाय हेलो करते हुए वो बातचीत की थी उसने। वहीं से उसकी एक सौजन्या की एक सहेली और होती है जिसका नाम वर्षा होता होता है। वर्षा भी बताती है कि उस रोज कॉलेज के पास मैंने दो लड़कों को मोटरसाइकिल के ऊपर देखा था जो आपस में बातचीत कर रहे थे कि यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता, कोई और जगह देखनी पड़ेगी। उन लड़कों की भी कोई जानकारी पुलिस निकालने की कोशिश नहीं करती, लेकिन ये सीबीआई पता लगाती है इन सब बातों को। अब ये सब, लेकिन इसमें भी कुछ पता नहीं लगता सीबीआई को भी, आरोपी वही व्यक्ति रहता है, संतोष राव। इन सभी बातों को देखते हुए लड़की की माँ को लगता है कि मेरी बेटी को न्याय नहीं मिला। जो 5 लोग एक व्यक्ति को पीटते हुए घसीटते हुए लेकर आए थे, वो सोचती है कि किस तरीके से उन लोगों ने एक व्यक्ति को जो शायद बेकसूर है उसको कहीं से उठाया है, और झूठे आरोप में उसे ही आरोपी बनाकर उसे सजा दिलवाने की कोशिश की जा रही थी। तब लड़की की माँ उन 5 लोगों के खिलाफ थाने जाकर शिकायत दर्ज करवाती है। तो उनमें से एक ने ये साबित कर दिया कि वो उस रोज घटना स्थल पर था ही नहीं, वो कहीं बाहर गया हुआ था। और बाकी के जो 4 लोग होते हैं वो भी किसी ना किसी तरीके से अपना जो उस रोज की जो उनकी लोकेशन होती है वो घटना स्थल से परे करके कहा जाता है कि वो भी कहीं बाहर किसी क्षेत्र में बाहर अपने काम से गए हुए थे। इस केस में पुलिस कुछ करती उससे पहले ही ये पांचों लोग कोर्ट पहुंच जाते हैं, और कोर्ट से ऐसा आदेश लेकर आते हैं कि इन पर जो भी कोई इनका नाम लेगा उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाएगी और उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इस तरीके से वहाँ के लोग इनका नाम लेने से डर जाते हैं, और इनका कोई भी नाम नहीं लेता। लोगों को पता लगता है कि ये लोग बड़े लोग हैं, इनकी जान पहचान काफी ऊपर तक है। उसके बाद ये मामला सीबीआई तक पहुंच जाता है, और सीबीआई की जांच का तरीका भी लगभग वैसा ही होता है जैसा कि सीआईडी का तरीका था। इस सीबीआई भी इस मामले में अपनी पूरी जांच करती है, और उस जांच के कई महीनों की जांच के बाद में एक चार्जशीट पेश करती है, और उसके अंदर आरोपी उसी व्यक्ति को जिसका नाम संतोष राव होता है उसे ही बनाया जाता है। 16 जून 2023 को अदालत का फैसला आता है कि इस व्यक्ति जो कि संतोष राय है उसे बाइज्जत बरी किया जाता है, क्योंकि जितने भी सबूत पेश किए गए थे कोई भी सबूत राव जो होता है उससे मैच नहीं करता है, मेल मिलाप नहीं करता। उसे कोर्ट बाइज्जत बरी करती है। लेकिन इस वक्त तक जो संतोष राव है वो 6 वर्ष की सजा काट चुका था। उस समय ये मामला बहुत चर्चित रहा था, लेकिन फिलहाल इस मामले की चर्चा इसलिए उठ रही है कि जो धर्मस्थला मंदिर है
वहां पर एक नकाबपोश इंसान एसपी को पत्र लिखता है कि मैं यहाँ पर धर्मस्थला मंदिर के अंदर सफाई कर्मचारी हुआ करता था, और मैंने जो अपने कार्यकाल के दौरान यहाँ 19 वर्षों तक मैंने काम किया है, और उस दौरान मैंने यहाँ पे सैकड़ों लाशें दफनाई है, और जो लड़कियों और महिलाओं की हुआ करती थी, और उन्हें देखकर साफ पता लगता था कि उन महिलाओं और लड़कियों के साथ दुष्कर्म जैसी वारदात की गई है, क्योंकि उन महिलाओं के तन के ऊपर एक कपड़ा नहीं होता था। बाई चांस किसी महिला के तन के ऊपर कोई अंडरगारमेंट्स होता था। जैसे ही ये पत्र एसपी को मिलता है, पूरे प्रदेश के अंदर ये मामला बड़ा हाईलाइट होता है। प्रदेश सरकार की मतलब दबाव पड़ता है, और इसके लिए प्रदेश सरकार एक एसआईटी टीम का गठन करती है, जिसके अंदर 20 बड़े ईमानदार, बड़े अधिकारी, ऑफिसर इस टीम के अंदर होते हैं, जो इस मामले की जांच कर रहे हैं फिलहाल। जिस व्यक्ति ने, नकाबपोश इंसान ने ये दावा किया है सैकड़ों लाशें दबाने का, उस व्यक्ति को उस स्थान पर ले जाया गया है, और उस स्थान पर वो व्यक्ति 13 जगह चिन्हित करता है जहां वो कहता है कि मैंने यहाँ यहाँ लाशें दफनाई है, और उन 13 जगहों की खुदाई कर जांच पड़ताल की जा रही है। और उन 13 जगहों की खुदाई में कुछ जगह ऐसी निकली थी जहां पर मानव की हड्डियां और कुछ कंकाल निकले थे, जिन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है, पता लगाने के लिए कि ये पूरा मामला क्या है। आखिरकार इस बच्ची की माँ को भी एक उम्मीद लग रही है कि उसकी बच्ची को भी न्याय मिल सके। दोस्तों, ये जो सच्ची घटना मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, इसे देखकर, अगर आप इसे सुनकर, देखकर आपके अगर दिमाग में कुछ विचार आते हैं, या इस घटना को सुनकर आप सोचने पे मजबूर हो रहे हैं, तो प्लीज कमेंट में अपनी राय अवश्य रखें, और वीडियो को लाइक करें। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता हूं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आपके साथ साथ मेरी आने वाली हर वीडियो आपके साथ साथ समाज तक भी पहुंच सके, और समाज में जागरूकता फैल सके। धन्यवाद।